In first chapter, conventional energy generation methods में सबसे पहला आता है आपका थर्मल पावर प्लांट। बात करें हम थर्मल पावर प्लांट की तो इसकी कुछ अपन क्या कहते हैं, इसके बारे में कुछ बेसिक्स जो है हम डिस्कस करके फिर इसके डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो थर्मल पावर प्लांट से इंडिया में सबसे ज़्यादा जनरेशन होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला पूरे वर्ल्ड में जो पावर प्लांट है वो थर्मल पावर प्लांट है, जिसके अंदर आप सभी को जो है वो थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कोयला जो है वो यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल, और उस कोयले को बर्न करके उसकी हीट से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके और उस स्टीम से टरबाइन रन किया जाता है। टरबाइन से जनरेटर कपल्ड होता है या अल्टरनेटर कपल्ड होता है, जिससे हम पावर का जनरेशन करते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट जो है वो यूनिवर्सिटी में सबसे पॉपुलर क्वेश्चन बनता है और यहाँ से हर साल 10-15 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आता रहता है। तो थर्मल पावर प्लांट जो है उसके अंदर हम अगर देखें कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम किस तरीके से पावर का जनरेशन कर सकते हैं, तो इसको हम दो सेगमेंट में जो है वो बांट सकते हैं। इसके वर्किंग प्रिंसिपल को जो है वो हम दो सेगमेंट में बांट सकते हैं। सबसे पहला हम डिस्कस कर सकते हैं इसका कोल साइकिल, और सेकंड नंबर पे हम डिस्कस कर सकते हैं इसका वाटर साइकिल, क्योंकि हमें पता है कि कोयले को यूज़ किया जा रहा है एज ए फ्यूल और पानी को यूज़ किया जा रहा है स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए ताकि हम टरबाइन को रन कर सकें। तो कंप्लीट कोल साइकिल और कंप्लीट वाटर साइकिल अगर आप लोग समझ लेते हैं तो यहाँ पर आपका थर्मल पावर प्लांट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और जितनी भी ऑक्सिलरीज पूरे पावर प्लांट में यूज़ की जाती है वो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों साइकिल्स के अंदर यूज़ होती है। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पर इन दोनों साइकिल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम जो है वो लेंगे और इस डायग्राम के थ्रू हम इस पावर प्लांट को समझने की कोशिश करेंगे। इस डायग्राम को ले लेते हैं हम और इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि थर्मल पावर प्लांट का वर्किंग किस तरीके से होता है। और ये आपके सामने स्क्रीन पर, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फिर इसके अंदर मैं मॉडिफिकेशन करूँगा और वो मॉडिफिकेशन जो है वो आप लोगों को अच्छे से जो है वो क्लियरली विजिबल शायद उसके बाद डायग्राम ना हो, इसलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो फिर अपन समझते हैं इसको। चलिए ओके, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये थर्मल पावर प्लांट का डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर आपको कंप्लीट जितने भी तरीके के मैकेनिज्म जो यूज़ किए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। तो अपन इसको जो है वो वन बाय वन समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से। देखिए यहाँ पर कोल हैंडलिंग लिखा है, मतलब कि ये कोल की साइकिल जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी और ये वाटर वाली साइकिल है। तो मैं इसको डिटेल में आप लोगों को एकदम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर जब थ्योरी की बात आएगी तो यही जो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे ही आपको जो है वो वर्ड टू वर्ड जो है वो थ्योरी के अंदर कन्वर्ट करके लिखना है। सबसे पहले बात करें हम कोल साइकिल की। सबसे पहले हम बात करें अगर कोल साइकिल की, तो कोल साइकिल के अंदर यहाँ पर देखो कोल स्टोरेज लिखा है। तो ये कोल स्टोरेज जो है वो होता कैसे है, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रेन होती है उस ट्रेन के वैगन्स जो हैं उसके थ्रू ये कोल थर्मल पावर प्लांट के अंदर पहुँचाया जाता है। और जो ट्रेन कोयला लेकर के आती है वो एक यार्ड के अंदर, जहाँ कोल का स्टोरेज होता है वहाँ यार्ड के अंदर ले जा करके और कोयले को डंप कर देती है। ये दो तरीके से होता है। पहला, या तो उस कोयले को यार्ड में डंप कर दिया जाता है, या फिर अगर ट्रेन कोई आई हुई है तो हम उसी ट्रेन के कोयले को डायरेक्ट जो है वो प्रोसेस में ला करके और थर्मल पावर प्लांट में यूज कर लेते हैं। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पर कोयले को अगर आप स्टोर कर रहे हैं तब तो उसको कोल हैंडलिंग प्लांट अलग तरीके से
हैंडल करता है, और अगर कोयले को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो उसको अलग तरीके से हैंडल करता है। तो अपन समझते हैं कि अगर डायरेक्ट कोयला लेकर के आया जाए तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। अगर कोयला डायरेक्ट लाया जाता है तो वहां पर आपको बीच के अंदर 2 सेगमेंट और कवर करने होते हैं। कोयला यहां से लाया जाता है वैगन ट्रिपलर के अंदर। वैगन ट्रिपलर का काम ये होता है कि जो कोयला है वो एक हाइड्रोलिक एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जब वैगन आता है उसको क्लैंप को होल्ड करके, और ये क्लैंप सेकेंडरी साइड में दूसरी तरफ उल्टा कर दिया जाता है। पूरा का पूरा डिब्बा सेकेंडरी साइड में जब खाली होता है तो वहाँ जमीन में जालियां बनी होती है। उस जाली के ऊपर जब कोयला गिरता है तो बड़े कोयले के टुकड़े ऊपर रह जाते हैं और छोटे कोयले के टुकड़े नीचे निकल जाते हैं। वो जो नीचे निकलते हैं वो जमीन में काफी गहराई पर जाकर के गिरते हैं, जहां पर लोहे की कन्वेयर बेल्ट होती है, और वो कन्वेयर बेल्ट जो है वो कन्वेयर बेल्ट एक अलग से सेक्शन के अंदर कोयले को लेकर के आती है। इसको कहा जाता है मैग्नेटिक इनलाइन सेपरेटर। मैग्नेटिक इनलाइन सेपरेटर, मैं रिपीट कर देता हूं, मैग्नेटिक इनलाइन सेपरेटर। इसका काम ये होता है कि ये मैग्नेट होती है यहां पर। इस मैग्नेट का काम ये होता है कि ये जो कोयला है ये जमीन से जब निकाल के लाया जाता है तो इसमें आयरन पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो जो आयरन पार्टिकल है वो इस बेल्ट के चिपके हुए रहेंगे और जो कोयला है वो बाहर की तरफ गिर जाएगा। तो यहाँ पर आपका आयरन पार्टिकल अलग हो जाता है और कोयला जो है वो अलग हो जाता है। ये जो कोयला है वो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो कोल हैंडलिंग प्लांट के अंतर्गत आता है कि किस तरीके से आप कोयले को हैंडल कर रहे हैं। अगर आप स्टोरेज किया हुआ है अपने यार्ड में तो हार्पर होता है, तो हार्पर उस कोयले को भर करके और कन्वेयर बेल्ट पे ले जाके खाली कर देता है। वो कन्वेयर बेल्ट सीधी कोल हैंडलिंग प्लांट के अंदर चली जाती है। यहां से अब बात करें कि कोयला अलग हो गया और आयरन अलग हो गया, फिर इस कोयले को लगातार 2 तरीके के क्रशर यूज किए जाते हैं। ये जो कोल हैंडलिंग प्लांट है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। कोल हैंडलिंग प्लांट के अंदर किया जाता है पल्वराइजेशन। ये क्या चीज है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कोल हैंडलिंग प्लांट में हम कोयले का पल्वराइजेशन करते हैं, यानी कि चाहे वो ट्रेन के थ्रू डायरेक्ट आया हो चाहे स्टोरेज यार्ड से सीधा डायरेक्ट आया हो। एक बार जब वो कन्वेयर बेल्ट पे आ जाता है, यहाँ पर आयरन और कोयला अलग हो गया, या फिर यार्ड वाले कोयले को सीधा कन्वेयर बेल्ट पे डाल दिया, वो सीधा पल्वराइजेशन के लिए जाता है। पल्वराइजेशन के अंदर क्या होता है कि हम कोयले को बहुत ही बारीक, यानी कि डस्ट जो रंजी होती है, डस्ट जो अपन घरों के अंदर जब झाड़ू निकालते तब उड़ती है, उस डस्ट पार्टिकल की साइज का कोयले को बारीक पीस देते हैं। उसके बारीक पीसने की जो प्रोसेस है उसको हम पल्वराइजेशन कहते हैं। इससे होता क्या है? पल्वराइजेशन से होता ये है कि मान लीजिए ये इतना बड़ा टुकड़ा अगर इसे मैं 10 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूं तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से कोयला आसानी से बर्न हो सकता है। जब आप इस कोयले को बर्न करेंगे तो उसको लेस ऑक्सीजन की जरूरत होगी, बहुत ही इफेक्टिवली जलेगा और कम क्वालिटी का कोयला भी पल्वराइजेशन करने से जल जाएगा। अब पल्वराइजेशन करने के लिए 2-3 स्टेप्स हैं। पहला आता है प्राइमरी क्रशर, फिर आता है सेकेंडरी क्रशर, और फिर आता है आपका बॉल मिल। ये लास्ट स्टेप है बॉल मिल। प्राइमरी क्रशर के अंदर क्रशर्स होते हैं। क्रशर्स एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर एक बड़ा सा होइस्ट होता है, वो उस कन्वेयर बेल्ट पे गिरता रहता है, कोयला आगे चलता रहता है, तो उससे वो कोयला बारीक टुकड़ों में पिसता जाता है। सेकेंडरी क्रशर में फिर ये जो है चीज रिपीट की जाती है। बॉल मिल के अंदर क्या होता है कि एक बड़ी सी बॉल होती है, एक बड़ा सा सिलेंडर होता है जिसके अंदर छोटी छोटी लोहे की बॉल्स होती हैं। अब ये जो सिलेंडर है वो लगातार 15 से 17 आरपीएम की स्पीड के ऊपर कंटिन्यूअसली रन करता है। जब ये कंटिन्यूअसली 15 से 17 आरपीएम की स्पीड पर रन करेगा तो अंदर ये बॉल्स उस कोयले को जो है वो पूरा का पूरा पाउडर करते हुए रोल करेगी। यहाँ पर एक तरफ से हॉट एयर इंसर्ट कराई जाती है। ये जो हॉट एयर होती है, ये हॉट एयर उस जो पाउडर्ड कोयला है उसको सेकंड साइड से सक करके उसको बाहर निकाल लिया जाता है। कोयला पिसता रहता है, हवा अंदर आती रहती है और कोयले को बाहर ले जाती रहती है। वो पाउडर होया हुआ कोयला सीधा का सीधा कहाँ भेज दिया जाता है? बॉयलर के अंदर। यानी कि यहाँ जो ये कोयला इस जगह यूज हो रहा है, ये कोयला यहाँ पर बॉयलर में जो जाने वाला है वो पल्वराइज्ड कोल होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके कि पल्वराइज्ड कोल के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो इसके बारे में हम जो है वो आगे लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पॉइंट को फिलहाल रहने देते हैं। जब मैं 1 बाय 1 इनकी थ्योरी आप लोगों को डिक्टेट करवाऊंगा तो उसके अंदर हम इस पल्वराइज्ड कोल के एडवांटेज भी लिखेंगे और
डिसएडवांटेज भी लिखेंगे। फिर यहाँ से अगर अपन बात करें, ये पल्वराइज्ड कोल जब आगे बॉयलर में आता है तो बॉयलर के अंदर कोयला बर्न होगा। कोयला बर्न होगा तो दो चीजें बनेंगी, यहाँ से कोल साइकिल दो टुकड़ों में टूट जाती है। पहला, कोयला जब जलेगा तो उसकी राख बनेगी और उससे कुछ फ्लू गैसेस निकलेंगी। तो बॉयलर से यहाँ जो नीचे राख इकट्ठी हो जाती है उस राख को हम निकाल लेते हैं बाहर और ये चला जाता है ऐश हैंडलिंग प्लांट के अंदर। अब ये ऐश हैंडलिंग प्लांट का मतलब फिर से वही है कि आप उस राख को किस प्रकार इकट्ठा करके और उस पावर प्लांट से बाहर ले जाकर के कहीं डंप करें, वो जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, उस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऐश हैंडलिंग प्लांट। वहां पर ऐश जाकर के क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, ऐश स्टोरेज। तो ऐश हैंडलिंग प्लांट जो है वो ऐश स्टोरेज का काम करता है। ये जो राख है ये किसी काम की नहीं है, ये राख जो है वो जमीन को बंजर कर देती है, पूरा का पूरा एरिया जो है वो राख से भर जाता है। पहले ऐसा होता था, आजकल हम क्या करते हैं कि इस राख का इस्तेमाल करते हैं ईंटें बनाने के लिए। जो थर्मल पावर प्लांट से अगर आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो आप लोग थर्मल पावर प्लांट का वेस्ट या रेजिडुअल निकलता है, वहाँ पर ईंटों के भट्टे बन गए हैं। वो ईंटों के भट्टे उस राख का इस्तेमाल करके ईंटें बनाते हैं और वो ईंटें मकानों में काम में ली जा रही, तो हम यहाँ पर अब वेस्ट को काम में भी लेने लग गए हैं। इसके अलावा और भी इस राख के काम हैं जो यहाँ पर नहीं होते हैं, वो आपको आगे जाकर के नजर आएंगे। इस जगह पर भी राख का एक बहुत बड़ा मेन काम है, वो आपको मैं समझाऊंगा। तो ये कोयला आया, पीसा, इसको बारीक पल्वराइज किया, बॉयलर में दिया, राख बन गई, राख को बाहर निकाल करके स्टोर कर दिया। अब यहाँ जो सेकंड प्रोसेस है राख के अलावा फ्लू गैसेस का, उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले बॉयलर से यहाँ पर जो राख निकली, ये देखिए यहाँ नीचे की तरफ एक एरो बना रखा है, लिखा हुआ है फ्लू गैसेस। ये जो राख यहाँ से निकली है, इस राख के 3 काम होते हैं। सबसे पहला, ये राख क्या करता है कि ये जो बॉयलर है इसके अंदर हमें 2 चीजें चाहिए। पहला, पानी, जिसको हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, स्टीम के अंदर, और दूसरा यहाँ पर हवा चाहिए ताकि कोयले को हम बर्न कर सकें। तो इस बॉयलर को 2 चीजें चाहिए, एक तो चाहिए एयर और एक चाहिए वाटर। अब आप अगर नॉर्मल टेम्परेचर जो है आपका रूम टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर मौजूद वाटर और रूम टेम्परेचर की एयर को अगर आप बॉयलर में भेजेंगे तो उसको हीटअप करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम होगी। तो हम क्या करते हैं कि इस बॉयलर में इस हवा और पानी को भेजने से पहले ही उसे और ज़्यादा गर्म करते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लू गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लू गैसेस जो हैं उसको बॉयलर से बाहर निकाल करके और चिमनी में भेजने से पहले इस फ्लू गैसेस जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्म कितनी है, यहाँ बॉयलर जो है इसका टेम्परेचर होता है 540 डिग्री सेल्सियस और यहाँ प्रेशर मेंटेन किया जाता है 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हाई टेम्परेचर बॉयलर में मेंटेन किया जाता है, उसे कहते हैं सुपर हीटेड स्टीम। जो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा सुपर हीटर करके मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो बॉयलर के अंदर ये जो कोयला है इसके बर्न होने के बाद जो फ्लू गैसेस हैं उसको बाहर निकालते हैं। ये फ्लू गैसेस जो बाहर निकालते हैं उसके लिए एक फैन लगा होता है जिसको कहते हैं आईडी फैन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, यानी बॉयलर के अंदर जो राख है वो तो निकल गई पर जो गैस बनेगी उसको ऊपर से खींच करके बाहर निकाला जाएगा। जो खींच करके बाहर निकालने के लिए पंखा लगाया गया है वो यहाँ लगा है चिमनी के जस्ट पहले, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। इसका भी इमेज मैं अलग से आप लोगों को दिखाऊंगा। ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन यहाँ पे लगा हुआ है। ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन जो है वो यहाँ से बॉयलर से एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालता है। बाहर निकालते ही सबसे पहले ये जाता है इकोनोमाइजर के अंदर। ये सुपर हीटर जो है वो बॉयलर का ही एक हिस्सा है, इसको अलग से बाहर दिखाया गया है, अदरवाइज ये होता है इसके अंदर ही है। इसको मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। फ्लू गैसेस सबसे पहले जाती है इकोनोमाइजर में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इकोनोमाइजर का काम क्या होता है। इकोनोमाइजर आपको शॉर्ट नोट के रूप में भी यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है। इकोनोमाइजर क्या करता है कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो नीचे से आपको एक इनपुट मिल रहा है इकोनोमाइजर में और ये आउटपुट निकल रहा है। ये इनपुट कहाँ से आ रहा है, रिवर यानी पानी, वाटर जो है वो यहाँ इकोनोमाइजर के अंदर इंसर्ट होता है। ये कोल्ड वाटर है। अब ये कोल्ड वाटर होता है पाइप के अंदर और नीचे से आ रही है गर्म हवा। ये गर्म हवा इस पाइप को गर्म कर देगी और इस पाइप के अंदर मौजूद पानी जो है वो उस हीट को एब्जॉर्ब करके खुद गर्म हो जाएगा। तो ये कोल्ड वाटर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, हॉट वाटर के अंदर। यानी हम जो पानी दे रहे थे बॉयलर के अंदर, पाइप्स के अंदर, वो पानी हम गर्म
कर चुके हैं, हमने उस पानी को गर्म कर लिया, ये पानी गर्म हो गया। अब यहाँ जो कोयला जो है बर्न हो रहा है उसको ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, तो हम बाहर से एक फैन लगाते हैं, एफडी फैन, इंपॉर्टेंट फैन है ये। शॉर्ट में देखो आईडी फैन और ये शॉर्ट में एफडी फैन। फोर्स ड्राफ्ट फैन क्या करता है, एक पंखा लगा होता है, ये पंखा यहाँ से हवा को अंदर भेजेगा। अब हवा भी बाहर से जो यूज हो रही है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो इस हवा को, ये हवा फिर से पाइप में होगी, बाहर से फ्लू गैसेस आएंगी, ये गर्म है, पाइप गर्म होगा, अंदर वाली हवा गर्म होगी, तो यहां से जो ये कोल्ड एयर है, कोल्ड का मतलब है रूम टेम्परेचर, ऐसा नहीं है 5-7 डिग्री की होगी, ये कोल्ड एयर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हॉट एयर के अंदर, और ये एयर भी चला गया यहां पर, कहां, बॉयलर के अंदर। तो इधर से आया पानी, हॉट वाटर, और यहां से आया हॉट एयर। पानी अंदर पाइप्स के अंदर अवेलेबल है। ये बॉयलर 2 तरीके का होता है, जो मैं आगे आपको थ्योरी में लिखवाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर जो है आप लोग इतना समझें कि बॉयलर के अंदर, पाइप्स के अंदर पानी होता है, ये हॉट वाटर होगा, और इसके अंदर चारों तरफ कोयला जो है बर्न हो रहा है, उसको बर्न होने के लिए क्या चाहिए, एयर। तो यहां से आया कोल, कौन सा, पल्वराइज्ड, यहां से आई एयर, और यहां से आया वाटर। तो जो चीजें हमें चाहिए थी वो तीनों यहां पर बॉयलर में आ गई। इससे प्रोडक्ट क्या निकला, एक तो फ्लू गैसेस निकली जो इसी प्रोसेस में इनको गर्म करने के लिए काम में आ रही है, एक ऐश निकली जो बाहर की तरफ चली गई, और फिर हमें यहां पर मिलती है स्टीम। तो यहां के बाद अब हम बात करने वाले हैं वाटर साइकिल की। कोल साइकिल की हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे वाटर साइकिल की। वाटर साइकिल के अंदर क्या है कि हम पानी किस तरीके से जो है थर्मल पावर प्लांट में लाया जाता है, किस तरीके से वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, दोबारा से कंडेंस करके वैसे स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कंप्लीट जो साइकिल है इससे हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो पानी रिवर या फिर कैनाल, अगर नदी है तो ठीक है, अदरवाइज आर्टिफिशियली कैनाल की सहायता से थर्मल पावर प्लांट तक पानी लाया जाता है। पानी जो थर्मल पावर प्लांट के अंदर कैनाल या रिवर के थ्रू लाया जाता है, उसके अंदर कई सारी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, जो उसमें घुली हुई हो सकती है, गैसेस हो सकती हैं, सॉलिड इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, सलाइन वाटर हो सकता है, उसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके टरबाइन या बॉयलर की ट्यूब्स जो हैं वो कोरोड हो सकती हैं। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर में उसे लेके जाते हैं। ये जो वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर है, ये वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर यहाँ पर पानी को डीमिनरलाइज करने का काम करता है। पानी डीमिनरलाइज करने का मतलब है उसमें जितनी भी घुली हुई अशुद्धियां हैं उन सबको दूर किया जाएगा, जो भी डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज हैं उन्हें दूर किया जाएगा। उन्हें रिमूव करने के बाद में फिर हम यहाँ पर देखते हैं वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर के जस्ट ऊपर, यहाँ पर ये एरो तो इसका है, वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर के ऊपर यहाँ लगा हुआ है फीड वाटर पंप। अब देखो फीड वाटर पंप में पानी 2 जगह से आ रहा है। पहला, डीमिनरलाइज करके पानी आया है यहाँ पर एकदम प्योर वाटर, और दूसरा ये जो टरबाइन से स्टीम एग्जॉस्ट हुई है, टरबाइन में स्टीम आगे से आकर के एग्जॉस्ट होकर के यहाँ से बाहर निकली कंडेंसर में, और कंडेंसर में कन्वर्ट हो जाती है पानी में। ये पानी जो है वो यहाँ पर आ गया। इस चीज़ को मैं एक बार फिर से इस तरह एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा, इसको आप लोग 1 मिनट के लिए होल्ड करें। हम ये देख रहे हैं कि इनपुट कहाँ से आ रहा है, तो इनपुट 2 जगह से आता है, पहला कैनाल से डीमिनरलाइज होकर के, और दूसरा कंडेंसर के थ्रू। तो कंडेंसर में जो पानी स्टीम में कन्वर्ट हुई है तो पहले से ही प्योर थी क्योंकि ये यूज हो रही है। ये दोनों वाटर इकट्ठे होकर के जाते हैं फीड वाटर पंप के अंदर। अब ये क्या चीज़ है, फीड वाटर पंप थर्मल पावर प्लांट का सबसे बड़ा ऑक्सिलरी यूनिट होता है। ऑक्सिलरी का मतलब है कि पावर प्लांट को चलाने में काम में ली जाने वाली जो भी डिवाइसेस हैं उन्हें ऑक्सिलरीज कहते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में ये जो फीड वाटर पंप है ये 4 मेगावाट का होता है, जो कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान पानी पाइप के अंदर है, पानी पाइप में, फिर आगे स्टीम फिर से पाइप के अंदर है। इस पूरी प्रोसेस में पानी और स्टीम को सर्कुलेट करवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर चाहिए, और उस हाई प्रेशर को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है फीड वाटर पंप, जो 4 मेगावाट का होता है। ये जो फीड वाटर पंप यहाँ लगा हुआ है, ये जब प्रेशर बनाएगा वो कितना बनाएगा, ये मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर। ये पानी जो प्रेशराइज्ड हुआ है ये ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, तो फीड वाटर हीटर लिखा हुआ है। ये क्या चीज है, अब आप ये समझें कि हमें इस बॉयलर के अंदर कोयला चाहिए था, आ गया, एयर चाहिए थी, आ गई वाटर जो हमें चाहिए था। ये तीनों ही चीजें हमने क्या करी, गर्म करके दी है। कोयले को भी गर्म करके दिया जाता है। हवा जो होती है, कोयले को जो हवा लेकर के आती है वो हवा गर्म होती है, उससे कोयले का मॉइस्चर उड़ जाता है।
एयर जो है वो पहले से ही एयर प्रीहीटर के थ्रू गर्म होके आई है, वाटर जो है वो इकोनोमाइजर के थ्रू गर्म होके आया, बट इकोनोमाइजर से पहले भी इस वाटर को गर्म किया जाता है। तो उसकी प्रोसेस सुने। हम क्या करते हैं कि जो पानी रॉ वाटर हम यूज करके पंप के थ्रू प्रेशर बढ़ा करके और आगे लेकर के आ गए, तो पंप से प्रेशर तो बढ़ा दिया, अब उस पानी को हम स्टेप बाय स्टेप गर्म करते हैं। हम क्या करते हैं, बॉयलर से एक ट्यूब निकालते हैं स्टीम की, भाप की, और उसे एक चेंबर में छोड़ देते हैं जिसको हम कहते हैं हीटर। ये हीटर 3 होते हैं, लगातार लगे होते हैं, प्राइमरी, इंटरमीडिएट और सेकेंडरी, या यूं कह सकते हैं अपन कि फीड वाटर हीटर जो है वो 3 लगातार कैस्केड में लगे हुए होते हैं। इंटरमीडिएट प्रेशर हीटर और जो है लो प्रेशर हीटर और हाई प्रेशर हीटर, हम ये कह सकते हैं। तो ये जो 3 हीटर लगे हुए हैं ये 50-50 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं अप्रोक्सीमेटली। बढ़ाते कैसे हैं, बॉयलर से एक स्टीम की ट्यूब निकाल करके उस चेंबर में छोड़ देते हैं। तो स्टीम गर्म है, पाइप में पानी है, उस पानी को जो है वो गर्म करने का काम करती है स्टीम। वो जो 3 स्टेप में गर्म होकर के पानी आया है वो जाता है आपका यहां से इकोनोमाइजर के अंदर, इस फीड वाटर हीटर से इकोनोमाइजर के अंदर। ये इकोनोमाइजर किसका यूज करता है, बॉयलर से निकली हुई फ्लू गैसेस का यूज करता है। किसको गर्म करने के लिए, फीड वाटर को गर्म करने के लिए, और ये पानी गर्म होकर फिर बॉयलर में चला जाता है। अब यहां से जो ये पानी बॉयलर में गया ये क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। किसकी वजह से, कोयले की हीट की वजह से। कितना टेम्परेचर होता है, 540 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जो स्टीम यहां बनती है, ये स्टीम पहले होती है वेट स्टीम, गीली होती, थोड़ी नमी होती है इस स्टीम में, इस भाप में नमी होती है। और हम अगर नम स्टीम को आगे देंगे तो टरबाइन के ब्लेड कोरोड हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उस स्टीम को और गर्म करते हैं। तो उस स्टीम को बॉयलर से बाहर निकाल करके दोबारा बॉयलर में इंसर्ट करा देते हैं। उसे कहते हैं सुपर हीट करना। इसीलिए यहां पर देखो इस स्टीम के आगे क्या लिखा हुआ है, सुपर हीटर। ये सुपर हीटर क्या करता है, ये सुपर हीटर यहां से और ज्यादा स्टीम जो निकली है, जो वेट स्टीम निकली है, उसे और ज्यादा गर्म करके ड्राई स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, एकदम सूखी। ये ड्राई स्टीम अब हमारे काम की है। अब इस ड्राई स्टीम में टेम्परेचर है 540 और प्रेशर है 150। उसके बाद ये स्टीम जाती है एक वाल्व के अंदर। अब तक सब कुछ पाइप के अंदर था, अब ये नोजल यहां से ओपन होता है और ये स्टीम फैलती है टरबाइन के अंदर। टरबाइन में जब ये स्टीम फैलेगी तो टरबाइन में वर्क डन होगा, वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा। जब ये टरबाइन रोटेट होगा तो इससे कपलिंग करी गई है, देखो ये कपलिंग की भी है हमने, टरबाइन से कपल किया हुआ है क्या, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर को चाहिए 2 चीज। पहला, अल्टरनेटर जो है उसके रोटर पे होते हैं N और S पोल। फिर दूसरा, इसको चाहिए रोटेशन, तो रोटेशन देगा टरबाइन, N और S पोल यानी फील्ड सप्लाई कौन देगा, एक्साइटर। इसीलिए यहां क्या लगा है, एक्साइटर लगा है। तो एक्साइटर पोल देगा, टरबाइन रोटेशन देगा, तो अल्टरनेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन होगा और ये यहां से बनाएगा इलेक्ट्रिकल पावर। यहां पर आपको मिल गई 3 फेज इलेक्ट्रिकल पावर। ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप कर लें, आइसोलेटर लगा हुआ है, अगर आपको कनेक्शन रिमूव करने हैं, सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, और इसके ऊपर आ गई आपकी बस बार। अब इस बस बार से आप ट्रांसमिशन लाइन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये अपना काम हो गया ट्रांसमिशन का इस तरफ से। अब यहां टरबाइन में जो आप स्टीम लेकर के आए हो वो आगे तो जाएगी नहीं, तो जाएगी कहां, इसको यहां से एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पे लिखा है एग्जॉस्ट स्टीम। ये स्टीम जो एग्जॉस्ट करी है ये जाती है आपकी कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर में क्या है, कंडेंसर एक बहुत बड़ा चेंबर होता है, उसमें होती है पानी की पाइप्स और उसमें बहता है ठंडा पानी लगातार। ये ठंडा पानी बह रहा है, ऊपर से हम क्या लेकर के आए हैं, एग्जॉस्ट करके स्टीम। तो जो स्टीम लेकर के आए हैं वो तो है गर्म, पाइप में है ठंडा पानी, तो वो ठंडे पानी के संपर्क में आकर के स्टीम जो है उसका टेम्परेचर डिक्रीज करता है और वो पानी में बदल जाती है, और अंदर वाला जो पाइप का पानी है ये गर्म हो जाता है। ये पानी लगातार फ्लो करता है, यानी गर्म पानी बाहर निकल गया, ठंडा पानी फिर अंदर आ गया। अब ये प्रोसेस कैसे होगी, तो यहां देखिए कंडेंसर से हॉट वाटर बाहर निकलेगा,
ये जाएगा कूलिंग टावर में, और कूलिंग टावर से ये वापस कोल्ड वाटर पंप लगा हुआ है, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पंप के थ्रू दोबारा कहाँ जाता है, कंडेंसर में। गर्म हुआ, ठंडा हुआ कूलिंग टावर में, फिर गर्म हुआ, फिर ठंडा हुआ, फिर यहाँ से गर्म हुआ, फिर ठंडा हुआ, फिर गर्म हुआ, फिर ठंडा हुआ। अच्छा, कूलिंग टावर क्या है? कूलिंग टावर में क्या होता है, एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है जिसमें पाइप्स लगे होते हैं। ये पानी जो है प्रेशर के थ्रू वहां ले जा करके और उसको रिलीज कर दिया जाता है फव्वारे की फॉर्म में। जैसे शावर चलता है आपका, तो शावर जब आप चलाते हैं तो आपको पानी और ज्यादा ठंडा लगता है नल के कंपैरिजन में, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। सेम वही प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। अगर कुछ पानी कम पड़ जाता है ठंडा, तो हम रिवर से यहाँ से डायरेक्ट पानी ले सकते हैं। इसको शुद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पैक है, पाइप के अंदर है। अब देखिए, कंडेंसर से जो पानी कन्वर्ट हुआ है, स्टीम, ये जो स्टीम है जो पानी में बदली है, उसको कंडेंसर से बाहर निकालने के लिए एक पंप लगा रखा है। देखो यहाँ पे ये पंप लगा है, कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप। ये कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप यहाँ से स्टीम को, जो पानी है जो कंडेंसर से कंडेंस हुआ है, उसको बाहर निकालता है। ये पानी और जो डीमिनरलाइज पानी है, ये दोबारा से गर्म होकर के फिर कहाँ चला जाता है, बॉयलर में, और इस तरीके से आपकी वाटर साइकिल भी कंप्लीट हो जाती है। तो दो साइकिल हमने यहाँ डिस्कस करी है। पहली साइकिल हमने यहाँ डिस्कस करी है कोल साइकिल, और सेकंड साइकिल हमने यहाँ डिस्कस करी है वाटर साइकिल। इन दोनों साइकिल को जब आप क्यूमुलेटिव रूप से स्टडी करते हैं, तब जाकर के आपका थर्मल पावर प्लांट कंप्लीट होता है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। ये जो आपने स्टडी किया है, पहला पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, उसका पहला टॉपिक फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम हमने डिस्कस कर लिया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, हमने यहां पर जो भी समझा है, जो थ्योरी में हमने बोला है, इस थ्योरी को हमें लिखना भी है। तो इसके लिए आपको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे की स्लाइड में चलते हैं, जहां पर अपन अब इसकी 1 बाय 1 करके थ्योरी डिस्कस करेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्टेड है, उनकी वर्किंग क्या है, उसकी थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे।